हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, हमने जो है आधुनिक काल की सीरीज अभी की शुरुआत कर रखी है। इससे पहले मैंने आपको भारतेंदु द्विवेदी और छायावाद कंप्लीट करवा दिया। आज रहेगा हमारा प्रकृतिवादी, और बहुत सारी वीडियो मैंने पहले भी डाली है, व्याकरण की भी डाली है और मॉडल टेस्ट पेपर भी काफ़ी डाले हुए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वो वीडियो भी अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। पहली बार आए हैं तो चलो बच्चों, आपकी परीक्षा तिथि काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। मैं हरियाणा टीजीटी वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। वैसे ये वीडियो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है जो हिंदी विषय से अध्यापक या अध्यापिका बनना चाहते हैं। तो ये सवाल का जवाब आपका मिल गया होगा कि ये वीडियो किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, प्रकृतिवादी जो युग की शुरुआत 1936 से 1942 में हुई थी, ये जैसा आप सभी जानते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में हुई थी। तो देखिए बच्चों, आप सिर्फ हमारे जो भारत में हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना वो याद रखते हो, लेकिन आज आप वो भी याद करेंगे क्योंकि इससे पहले पेरिस में भी हो चुकी थी प्रगतिशील लेखक के संघ की स्थापना। और ये कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और ये कब की थी? 1935 में की थी। और किसने की थी? ये की थी E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में। और कहाँ की थी? पेरिस में की थी। तो कब, कहाँ और किसने, ये तीनों का आंसर आप जान चुके हो। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। भारत में वो कब हुई थी? देखो बच्चों, यहाँ भारत का जिक्र है, हमारे देश भारत का जिक्र है। तो भारत में बच्चों प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में हुई थी। यहाँ आप जो है पेरिस में 1935 में हुई थी, लेकिन उसके एक साल बाद बच्चों 1936 में हुई थी हमारे देश भारत में। और कहाँ हुई थी? तो बच्चों यहाँ ये दिया है लखनऊ में हुई थी, भारत के लखनऊ में हुई थी। और किसने की थी? इसके जो प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद आप सभी जानते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी थी और नाटक, उपन्यास, बहुत सारी जो इन्होंने लेखनी चलाई है, आप सभी जानते हैं। हिंदी साहित्य में प्रकृतिवाद का आरंभ 1936 में माना जाता है। देखिए बच्चों, जब 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है, तभी से प्रकृतिवाद का आरंभ 1936 से ही माना जाता है। और लखनऊ में इसकी अध्यक्षता हुई मुंशी प्रेमचंद ने। ये सब बातें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद के आदि प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है। आदि प्रवर्तक कौन है बच्चों? कार्ल मार्क्स है। राजनीति में जो मार्क्सवाद है वही साहित्य में प्रकृतिवाद है। तो बच्चों इसको आप क्या समझना है? इसको आप ये समझना है कि जब राजनीति में जो मार्क्सवाद है, यानी सभी ऊंच नीच में कोई भेदभाव नहीं, सभी को समानता का दर्जा दिया जाए, और जो गरीब वर्ग है, जो नीचे तबके का वर्ग है, उनको आगे बढ़ने में जो है प्रेरित किया जाए, वही प्रगतिवाद है। कहने का मतलब जो गरीबी और अमीरी या पूंजीवाद और साम्यवाद, समाजवाद के बीच की जो खाई है, उनको समानता से लाया जाए, वही प्रकृतिवाद है। देखो बच्चों, मैंने IMP लगा रखा है, और जहाँ ये अंडरलाइन किए हुए प्रश्न अगर मुझे याद नहीं भी रहता है कोई, अब आप देखो तो जो ये अंडरलाइन किए हुए हो, ये लाइन मैंने खींची हुई है, तो ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वैसे ये वीडियो पूरी ही महत्वपूर्ण रहेगी। आप शुरू से लेकर अंतिम समय तक मेरे साथ जुड़े रहें, तो आपको बहुत कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बच्चों, मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले, कि जब ये आपको लाइन मिले ना, कहीं पर भी किसी भी पंक्ति में ये लाइन दिख रही हो, तो समझ लेना ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद की और झुकाव सबसे पहले उन कवियों का हुआ जो छायावाद के स्तंभ थे। सुमित्रानंद पंत इसमें अग्रणी है। तो देखो बच्चों, प्रकृतिवाद उन कवियों का ही झुकाव ज़्यादा रहा जो छायावाद है, क्योंकि जो प्रकृतिवाद से पहले हमारा छायावाद युग था, और उसके जो अग्रणी थे सुमित्रानंदन पंत। अलग अलग विद्वानों ने बच्चों अलग अलग छायावाद का प्रवर्तक माना है। जैसा कि आप जब जानते हैं, सुमित्रानंदन पंत को नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है, और जयशंकर प्रसाद को बच्चों ये नोट कर लेना, इलाचंद्र जोशी ने माना है।
मुकुटधर पांडे को बच्चों रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो बच्चों कई बच्चों को यहाँ कंफ्यूज हो जाता है कि जो मुकुटधर पांडे को रामचंद्र शुक्ल ने माना है तो छायावाद का प्रवर्तक वास्तव में मुकुटधर पांडे रहेगा, लेकिन बच्चों ध्यान दीजिए ऐसा नहीं है। तो जो छायावाद का वास्तविक प्रवर्तक बच्चों जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, इतना आप याद रखेंगे। और मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल ने माना तो है मुकुटधर पांडे को, लेकिन ये वास्तविक प्रवर्तक नहीं रहेंगे। ये सभी बातें आप याद करेंगे क्योंकि ये बार बार परीक्षा में पूछी गई बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। 1936 में पंत ने युगांत द्वारा छायावादी युग के अंत की घोषणा कर दी। तो देखिए बच्चों युगांत नाम से ही प्रतीत हो रहा है युग, और युग इसकी हम संधि करेंगे, युग प्लस में अंत आ जाएगा। तो बच्चों ए और ए मिलकर आ बना है तो युगांत हो जाएगा। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि युगांत यानी युग का अंत। और किस युग का अंत? मतलब छायावाद के युग का अंत हो गया था 1936 में, और प्रकृतिवादी युग की शुरुआत हो गई थी। इतना भी आप याद रखेंगे। युगवाणी में पंत जी ने प्रगतिवाद युग की वाणी कहा, इसे ग्राम्य में भी इसी ढंग की रचना है। तो बच्चों देखो युगवाणी जो है उनकी प्रगतिशील रचना है, किसकी है बच्चों? पंत की है। और ग्राम्य भी इसी ढंग की रचना है, किसी ढंग की? प्रकृतिवादी ढंग की। पंत जी ने प्रगतिवाद विचारों की ओर अधिक स्पष्ट करने लेके रूपाप पत्रिका का प्रकाशन किया। देखो बच्चों ये तो शायद पूछी ना भी जाए क्योंकि ये पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट वाले बच्चों के लिए जो है एक एक लाइन बड़ी कीमती है। और जहां मैं टीजीटी वाले बच्चों की बात करती हूं तो टीजीटी वाले बच्चों को यही पूछा जाएगा कि रूपाप जो है किसकी रचना है, तो आप होगी रूपाप मैम पंत की रचना है। रूपाप जो है पत्रिका है। रूपाप क्या है बच्चों? पत्रिका है, चाहे रचना आ जाए क्योंकि पत्रिका है तो ये पत्रिका छपती थी, लेकिन भाई कहीं ना कहीं इनके एक अपनी एक रचना है, यानी सर्जन रचनात्मकता है। पत्रिका हो क्योंकि उनके खुद के अपने विचार, कहीं ना कहीं जो संवाददाता होते हैं अपने विचार, एक पृष्ठ आपने देखा होगा संवाददाता का पहला पृष्ठ होता है तो उसमें संवाददाता के अपने खुद के विचार होते हैं, फिर बाद में जो है बाकी की सारी खबरें आती है। तो रूपाप जो है पंत की बच्चों पत्रिका है। पत्र और पत्रिका को ध्यान रखेंगे, पत्र पत्रिका ये क्या है? पत्रिका है बच्चों रूपाप पत्रिका। अगर किसी को याद करने में जो है दिक्कत हो रही है तो मैं ये बता देती हूँ कि आपको, मैंने कहा कि मैं काफ़ी सारी बातें आपको ट्रिक के द्वारा बताती हूँ। तो देखो बच्चों आप देखना रूपाप में कितने आए हैं? 1 2 3, ठीक है 3। और वैसे इसको 4 भी कर सकते हो क्योंकि आ की मात्रा हम लगाते हैं तो 4 हो जाएगा। तो वही जो है पत्रिका में देखो 1 2 3, रूबाब बच्चों ये रहेगी जो है पत्रिका रहेगी। आगे बढ़ते हैं। निराला की रचनाओं में प्रकृतिशील शुभारंभ से ही विद्यमान था। कुकुरमुता, गरम पकौड़ी, डिप्टी साहब आ गए, भिक्षुक, वनविला आदि कविताओं इनका मानवतावादी पक्ष उभर कर आया है। तो बच्चों ये आ सकता है कि इसमें कुकुरमुता किस प्रकार की है, गरम पकौड़ी किसकी, डिप्टी साहब आ गए, भिक्षुक, वनविला ये किस प्रकार के, तो ये प्रकृतिशील रचना है। और जो टीजीटी वाले बच्चे हैं इन ये जरूर याद रखेंगे, ये आ सकता है कि कुकुरमुता किसकी रचना है, तो निराला की। ऑप्शन बाकी 4 आपको मिलेंगे, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी या ऐसे ही कुछ ऑप्शन बाकी जो 4 कभी और दे दिए जाएंगे। तो आप याद रखेंगे कुकुरमुता आपके सिलेबस में आपने पढ़ा होगा। और भिक्षुक जो है, वनविला आदि ये सारी निराला की रचनाएं हैं। निराला की विधवा व तोड़ती पत्थर जैसी कविताएं सर्वहारा वर्ग दिन दशा का उल्लेख है। देखो बच्चों विधवा नाम से ही प्रतीत हो रहा है विधवा, एक ये विधवा जो स्त्री होती है उसे जिंदगी में कितने दुख दर्द झेलने पड़ते हैं, कितने संघर्ष करती है वो आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। और वह तोड़ती पत्थर जो है गरीबी को दर्शाता है, तो ये सर्वहारा वर्ग की रहेगी, आपको नाम से ही प्रतीत हो जाती है। बहुत सी रचनाएं ऐसे हैं जो कॉमन सेंस से भी आप लगा सकते हो। तो ये दोनों ही निराला की है, विधवा, तोड़ती पत्थर। प्रगतिवादी के कवियों में केदारनाथ अग्रवाल का नाम विशेष उल्लेखनीय है। भाई ये प्रश्न आ सकता है कि केदारनाथ अग्रवाल किस प्रकार जो युग के कवि है, छायावादी हैं, प्रकृतिवादी हैं, प्रयोगवादी हैं। तो बच्चों ध्यान रखेंगे ये केदारनाथ अग्रवाल कैसे प्रकृतिवादी हैं, क्या है प्रकृतिवादी हैं। आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है, कि ये देखो केन का कवि कहा जाता है।
तो क्यों कहा जाता है केन का कवि? क्योंकि देखो ये केन नदी के किनारे घंटों एकांत में बैठकर जो है नदी की तरफ देखा करते, जैसे उनकी कलकल की ध्वनि को सुनना, और उन्हें जो है कलकल की ध्वनि बेहद प्रिय थी और उसमें वो खो जाते थे। तो केन का कवि कहा जाता है क्योंकि वो केन नदी के पास घंटों बैठकर एकांत में उसकी कलकल की ध्वनि को सुना करते थे। तो इसलिए केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि भी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। केदारनाथ अग्रवाल ने युग की गंगा विश्व अर्थव्यवस्था का यथार्थ चित्र खींचा है। तो भाई केदारनाथ ने युग की गंगा बच्चों, ये रचना का नाम है युग की गंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जिन समस्याओं को प्रेमचंद ने कथा साहित्य में अंकित किया, उन्हीं समस्याओं को केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं में, तो बच्चों ध्यान दीजिए, प्रेमचंद ने तो अपने कथा साहित्य ने अपनी कहानियों में युग की समस्या को जो चित्रित किया है, और केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी कविताओं को जो है इसमें किया है। तो याद रखेंगे जो केदारनाथ अग्रवाल है उसमें देखो प्रेमचंद में तो कथा आ गई। प्रेमचंद सभी जानते हैं कि कहानियाँ ज़्यादा लिखते थे। इन्होंने 300+ कहानियाँ लिखी हैं, 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। कुछ इनकी कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनके नाम है तो लेकिन वो मिल नहीं पाई, लेकिन कहा जाता है कि 300 के आसपास कहानियाँ तो इनकी मिली हैं। और केदारनाथ अग्रवाल में देखो बच्चों, वही आपको मैं बता रही हूँ कि कितना बड़ा नाम है। आप इस अन्यथा नहीं लेकिन मैम रटवा रही, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत याद करते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या कि बच्चों परीक्षा का इतना प्रेशर होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो याद करके भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि वो ट्रिक हमारे दिमाग में आती है, और जब मैं आपको ये बता रही हूँ तो जब ये प्रश्न आएंगे तो मेरी ट्रिक आपको परीक्षा में जरूर याद आएगी। तो देखो बच्चों, केदारनाथ में कितने आए हैं? 5 आए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो आप इनको भी याद रखेंगे। तो कि देखिए केदारनाथ का इतना बड़ा नाम है। कविताओं पढ़ना, कैसे कविताओं के से केदारनाथ, वो प्रेमचंद, हम कथा से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो इतना आप याद रखेंगे। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं यहाँ तक। अगर भैया आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। कहे केदार खरी खरी, इन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आगे किया है। तो जब कहे केदार खरी खरी में इन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भारतीय राजनेताओं को आगे किया है। तो देखिए बच्चों, नाम से ही प्रतीत हुआ खरी खरी, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे राजनेता होते हैं, ये जो भाई अगर किसी का राजनीति में विश्वास है या अच्छा लगता है कि हम राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसको अन्यथा ले न ले। भाई ऐसे भी नेता हैं जो अच्छे भी होते हैं, बुरे भी, समाज में दोनों तरह के होते हैं इंसान, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे समाज में राजनीति को अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है, क्योंकि जो अच्छे काम हो जाते हैं या फिर उनमें से कुछ बुरे भी हो जाते हैं तो कई नेताओं को आरोप लगते हैं। तो ये जो है केदारनाथ ने भी नेताओं को खरी खरी सुनाई है। तो ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। वसंत में प्रश्न हुई पृथ्वी, वसंत में प्रश्न हुई पृथ्वी में केदार ने प्राकृतिक सौंदर्य का जो है तल्लीनता से जो है वर्णन किया है, उनकी मिट्टी के साथ जुड़ने की तल्लीनता दिखाई है। यह अद्वितीय और सराहनीय है। तो देखिए बच्चों, वसंत में प्रश्न हुई पृथ्वी, देखो पृथ्वी और वसंत क्या है? प्रकृति की चीज़ें हैं। जो पृथ्वी है ये भी भगवान ने बनाई है, प्रकृति की चीज़ें। तो इसमें नाम से ही आपको प्रतीत होगा, कुछ बच्चों ऐसी रचनाएं होती हैं जो नाम से ही आगाह करवा देते हैं कि इस प्रकार की रचना है। तो आपको हर एक चीज़ पढ़कर, या फिर बहुत सारी ऐसी रचनाएं जो हर एक रचना हम नहीं पढ़ सकते, नहीं याद कर सकते, तो कॉमन सेंस का भी आप प्रयोग किया करो। तो वसंत में प्रश्न नाम से ही प्रतीत हो रहा है अभी ये प्रकृतिवादी है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन होगा इनमें। ए मेरी तुम जमुन जल तुम कविताएं केदारनाथ की अपनी पत्नी की याद में लिखे है। देखो बच्चों, इसमें भी नाम से प्रतीत हो रहा है। ये कहीं ना कहीं मैं आपको ट्रिक की ओर इशारा कर रही हूँ कि मैम ने उसमें थंबनेल में ट्रिक लिख दिया। ये तो कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन है इसमें ट्रिक। क्या ट्रिक है? ए मेरी तुम जमुन जल तुम। भाई देखो, जो है नायक और नायिका का प्रेम होता है, या फिर पति और पत्नी का प्रेम होता है, तो वहाँ जो है हम जो है अपने विचारों का व्यक्त करते हैं। कहने का मतलब जिसे हम आम भाषा में आजकल तुम प्रपोज बोलते हो, वही ए मेरी तुम। तो वो कि भावुक होकर ए मेरी तुम हम बोल देते हैं, तो भावनात्मक रूप से जुड़ा है। तो ये नाम से प्रतीत हो रहा है कि पत्नी की याद में पत्नी को ये मेरी तुम संबोधन हम कर सकते हैं, बाकी रिश्तों को नहीं कर सकते हैं। दूसरा, जमुन जल तुम,
फिर क्या है, आपने कहा जमुन जल तुम, यहाँ ए मेरी तुम, ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि जमुन जल तुम जमुन जल जैसी हो, और जमुना के जल से तुम, और ये मेरी तुम मेरी हो। तो ये उसने अपनी किसी पत्नी की याद में लिखा है। और ये केदारनाथ की रहेंगी, केदारनाथ जी की रहेंगी। तो देखिए बच्चों, ये लाइन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे सारी लाइनें महत्वपूर्ण हैं जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, लेकिन ये खास और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि बच्चों देखो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो बच्चों ध्यान से सुने, अगर किसी भी रचना पे, चाहे वो ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, व्यास पुरस्कार हो, या साहित्य अकादमी पुरस्कार हो, किसी भी प्रकार का पुरस्कार हो, चाहे राज्य का पुरस्कार हो, तो वो जो रचनाएं अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है? क्योंकि उस रचना में ऐसा कुछ न कुछ खास होता है, तभी उनको पुरस्कार दिया जाता है। तो इसलिए बच्चों केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा काव्य संकलन के लिए साहित्य अकादमी मिल गया। देखो बच्चों, ऐसे अपूर्वा, ऐसे अकादमी, ऐसे अपूर्वा, ऐसे अकादमी, ऐसे अग्रवाल। तो बच्चों कहेंगे, आप कहेंगे मैडम इसमें तो केदारनाथ अग्रवाल है और आप इसमें क्यों ज़बरदस्ती जुड़वा रहे हो कि अग्रवाल है। तो बच्चों एक हिंदी साहित्य में केदारनाथ सिंह भी आया है। क्या है? एक केदारनाथ सिंह भी आया। तो आप सिंह नहीं, आप अग्रवाल याद रखेंगे। क्या बच्चों? अग्रवाल याद रखेंगे। ऐसे अपूर्वा, ऐसे अकादमी और ऐसे अग्रवाल। सिंह को बेटा यहाँ सिंह नहीं आएगा, यहाँ अग्रवाल आएगा। 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ जी की सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया है। फूल नहीं रंग बोलते, अब फूल नहीं रंग बोलते हैं भाई, इसमें सोवियत लैंड पुरस्कार मिल गया। अब इसको क्या ट्रिक रहेगी इसमें बच्चों? ये ट्रिक कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो फूल होते हैं और वो क्या कि लैंड का मतलब होता है बच्चों, आप सभी जानते हैं इंग्लिश में जिसको लैंड बोलते हैं, भाई हमारी हिंदी में भूमि होता है। तो भूमि पर क्या उगते हैं? फूल उगते हैं। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं। जो फूलों के विभिन्न विभिन्न रंग है, जैसे पीला है और नीला है और लाल है, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो फूल होते हैं जो उनके रंग होते हैं ना अलग अलग। आपने कभी पार्क में गए हो या कहीं ऐसी जगह पर गए हो तो ये यहाँ लाल है, यहाँ पीला है, यहाँ नीला है, तो वो रंग हमें प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते रह सकते हैं, आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। तो केदारनाथ जी ने कहा कि फूल नहीं, सिर्फ फूल नहीं बोलेंगे, उनके रंग बोलते हैं। तो ये क्या सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है केदारनाथ जी को, केदार जी को। तो इस बात को आप याद रखेंगे। और फूल क्या उगते हैं? लैंड पे उगते हैं, तो सोवियत लैंड पुरस्कार रहेगा। प्रगतिवादी विचारधारा के कवि लेखक नागार्जुन को वो वास्तविक बहुत तो बच्चों देखो, प्रकृतिवादी विचारधारा के कवि लेखक नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। तो ये काफ़ी बार पूछा गया है कि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। ये आप याद रखोगे, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। नागार्जुन का जो है क्या नाम है? वास्तविक वैद्यनाथ मिश्र। देखो भाई आप कैसे याद रखोगे इसका, अगर आपको ये नहीं भी, एक ट्रिक बताती हूँ आपको। जैसे कोई किसी को नाग लग जाए, बस मतलब कि आपको ऐसी ट्रिक लगानी कि अर्जुन को नाग लड़ गया, अब वैद्यनाथ ही नहीं, वैद्य की आवश्यकता है। किसी को नाग लड़ जाए तो भी वैद्य की आवश्यकता होती है, वैद्यनाथ मिश्र। ऐसा भी आप इसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि नागार्जुन का जो है नागार्जुन को और क्या कहा जाता है? तो इसे आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा गया है। ये बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। युगधारा नागार्जुन का प्रारंभिक काव्य संकलन है। तो बच्चों जो प्रथम होता है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है अपने आप में। तो नागार्जुन का प्रारंभिक काव्य संकलन युगधारा है। क्या है बच्चों? युगधारा है। और जो भी रचना या कुछ भी नाटक, कहानी, उपन्यास प्रथम बार आता है तो वो अपने आप में खास हो जाता है, उसमें जो है प्रश्न बनते ही बनते हैं। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी है राय जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल की है, जवाहरलाल नेहरू की। तो बच्चों भारत में ब्रिटेन की महारानी के आगमन पर धूमधाम का जो स्वागत हुआ, नागार्जुन ने एक तरह से ये जो है व्यंग्य भरी इनकी कविता है, व्यंग्य भरी रचना है। तो ये भी आप याद रखेंगे। सिंदूर तिलकत भाल नागार्जुन की श्रेष्ठ पढ़ने परक रचना। सिंदूर तिलकत भाल, पढ़ने परक को देखो बच्चों, पढ़ने का मतलब होता है जो प्रेम भाव से संबंधित रचना होती है, प्रेम भाव से, पढ़ने परक प्रेम भाव से। तो सिंदूर तिलकत नागार्जुन की पढ़ने परक जो है रचना है।
भस्मांकुर कविता में नागार्जुन ने काव्य को जिजीविषा के उत्कृष्ट में व्यक्त किया है। देखो बच्चों, जिजीविषा काफ़ी बार जो है आपके शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया है। सबसे पहली बात तो जिजीविषा ऐसे लिखा जाता है, शुद्ध, यही आप याद रखेंगे। जो इनकी भस्मांकुर है जिजीविषा से भरी रचना है। फिर है इसकी भस्मांकुर बच्चों संग्रार की पीठी व करुण रस से व्यंजित करने वाली रचना है। देखो, और भैरव छंद का ये प्रश्न आ सकता है कि भस्मांकुर जो रचना में कौन से छंद का प्रयोग हुआ है, तो भैरव छंद का व्याकर हुआ। रस कौन सा है, इसमें करुण रस है और क्या है, श्रृंगार रस है, ये भी याद रखेंगे। और बच्चों अब इन्हें जो है इनके जो कवियों के मैं सोच रही थी उपनाम करवाऊंगी, लेकिन जो मैं प्रकृतिवादी जो है रचना या छायावादी मैंने करवाई है तो उसमें बहुत सारे उपनाम आपके रिपीट हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से इतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन उपनाम से प्रश्न बहुत बनते हैं बच्चों, बहुत उपनाम से प्रश्न आते हैं, तो उपनाम वाले आप अवश्य याद कर लें। अगर मैं देखती हूँ, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो शायद मैं उपनाम वाले वीडियो आपको लेकर आऊँगी। त्रिलोचन का शास्त्री का वास्तविक नाम बच्चों देखो, त्रिलोचन का वासुदेव सिंह। नागार्जुन का बच्चों वैद्यनाथ मिश्र था, नागार्जुन का। उसे आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। इसके साथ बच्चों त्रिलोचन को वास्तविक नाम जो है वासुदेव सिंह है। और त्रिलोचन के सोनेट रचना के लिए विशेष पर्दे, इसे सोनेट में मधुरता है नहीं, तो इसे सोनेट का कवि भी कहा गया क्योंकि इनके सोनेट काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। त्रिलोचन ने रोला छंद में भावों की इकाइयों को एक एक पंक्ति में दूसरी पंक्ति में खींचकर संगीत की समानता इकाइयों की जगह यतियों की विविधता का सौंदर्य पैदा हुआ। तो बच्चों क्या है, त्रिलोचन का जो है प्रिय छंद रोला रहेगा। त्रिलोचन ने रोला छंद का प्रयोग किया है। फिर बच्चों ये आपके काम के नहीं है। जो नेट वाले, जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनको ध्यान से पढ़ लेंगे, लेकिन जो टीजीटी वाले बच्चों हैं उनके लिए यहाँ रहेगी काम की बातें। रांगे राघव की कविता में समाजवादी चिंतन और समाज चेतना व्यक्त की शक्ति है। रा के दीपकिन की कविता में युगीन यथार्थ के समय प्रकृति का छवि का भी अंकन किया है। जो रा के दीपक का बच्चों युगीन जनी, उसमें युगीन यथार्थ यानी जो उस समय की जो युगीन की जो समस्या थी वो थी, इसके साथ ही प्रकृति की छवि का भी अंकन हुआ है। रांगे राघव थे बच्चों समाजवादी चिंतन, यानी उस समय की जो समाज में क्या रूढ़ियाँ है, आडंबर है, क्या समाज में सुधार की आवश्यकता है, तो इसलिए इनको समाजवादी चिंतन वाला कवि कहा गया है कि उन्हें समाज में फैली कुरीतियों और उनकी समस्याओं पर जो है इन्होंने रचनाएं लिखी है, ये आप ही याद रखेंगे। प्रकृतिवादी कवियों में शिव मंगल सुमन ने गीतों की भी रचना की, लंबी कविताएं भी लिखी है। तो बच्चों यहाँ से आपके दो प्रकार से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न तो ये रहेगा, शिव मंगल सुमन कौन सी युग के हैं, तो बच्चों याद रखेंगे प्रकृतिवादी युग के हैं शिव मंगल सुमन, और इसके साथ इन्हें लंबी कविताएं भी लिखी है और इन गीतों की भी रचना की है। तो बच्चों याद रखेंगे, देखो क्या करेंगे, जैसे गीतों की रचना तो ऐसे याद रखेंगे। मान लीजिए शिव की आराधना करते हैं तो हम शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे गीत गाते हैं। शिव के अपनी मंगल कामना के लिए, शिव हमारे ये मंगल काम कर दो, शिव जी मंगल कामना के लिए शिव के सामने हम गीत गाते हैं, भजन गाते हैं। इसके साथ जो शिव है, जो प्रकृतिवादी, ये रखना कि शिव जो हमारे अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, तो प्रकृतिवादी जो युग रहा है उसमें क्या है, समानता का भाव रहा है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और जिस प्रकार से आपको ऐसी जो मैं बता रही हूँ, आप मेरे वाली ट्रिक याद करो, अपने मन से भी अपनी रचनात्मकता जो है दिखाया करो बच्चों, अपने मन से भी, जिस तरीके से अपनी निजी जिंदगी से जुड़कर भी आप याद रख सकते हो। एशिया जाग उठा, जल रहे हैं दीपक, जलती है जवानी, परले सर्जन आदि कविताएं पूंजीपतियों की शोषक नीति की निंदा की है और दीन दुखियों प्रति संवेदना व्यक्त की है। तो बच्चों देखना, शिव मंगल सुमन की ये रचनाएं हैं। एशिया जाग उठा, जल रहे हैं दीपक, जलती है जवानी, परले सर्जन आदि इनकी पूंजीपतियों की शोषकों की निंदा की है, पूंजीपतियों की जो है निंदा की है और दीन दुखियों के प्रति संवेदना व्यक्त हो रही है। तो बच्चों देखें, नाम से ही प्रतीत हो रहा है एशिया जाग उठा। जब मान लीजिए किसी में शोषण हो रहा है, अंग्रेज थे तो हमारे जो देश के नागरिकों का, गरीबों का सब शोषण कर रहे थे, तो क्या कि एशिया जाग उठा, तो जागना तो पड़ेगा, कब तक हम शोषण सहन करेंगे। तो ये नाम से प्रतीत और भाई अब जागे, अब शोषण सहन नहीं करेंगे।
जल रहे हैं दीप। फिर क्या होता है कि जल रहे हैं दीप, अगर हमारा जो शोषण ख़त्म हो जाए और हमें आज़ादी मिल जाए तो क्या हम घरों में जो है खुशी मनाते हैं। जैसे हमारा देश भारत आज़ाद हुआ, तो बच्चों हमारा देश भारत आज़ाद हुआ तो घर घर में दीप जलाए थे। ऐसे याद जलती है जवानी, जो जवान युवा जैसे हमारे भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने अपनी जवानी को कुर्बान करके ही देश को आज़ाद कर किया है। यानी कि उन्होंने अपने जो है युवा अवस्था में ही अपने प्राणों को न्यौछावर करके हमारे देश को आज़ाद किया। तो जलती है जवानी पूंजीपतियों का की शोषण का निंदा होगा और दीन दुखियों प्रति संवेदना व्यक्त किया है। क्योंकि जो भगत सिंह थे वो, यहाँ भगत सिंह, बच्चों एक बात बताऊँ, या भगत सिंह का ऐसा कोई लेना देना नहीं है इस कविता से, लेकिन मैं आपको उदाहरण के द्वारा बता रही हूँ, आपको जोड़कर बता रही हूँ कि जब जवानी जलती है तो वो विद्रोह लाती है और फिर एक नए युग का आगमन होता है। फिर प्रलय भी तभी आती है जब क्या है कि किसी भी बुराई का अंत होता है और जो है नई अच्छाई शुरू होती है, और फिर सर्जन वो होता है जो एक नया जमाना आता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे द्वारा बनाई हुई ट्रिक आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर रामविलास शर्मा प्रख्यात प्रकृतिवादी समीक्षक। बच्चों ये बार बार पूछा गया है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा किस युग के थे, छायावादी के थे, भक्तिवादी का, आधुनिक के? तो याद रखेंगे ये प्रकृतिवादी समीक्षक हो। इसके साथ ही ये आलोचनात्मक भी कवि, आलोचना इन्होंने बहुत की है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना लिखी है, इसी प्रकार इन्हें भी लिखी है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा प्रकृतिवादी ये जो है पूरा होता है, ठीक है। और किसी भी प्रश्न संबंधित अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, और किसी भी टॉपिक से, किसी भी उपविषय प्रकरण से संबंधित आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में अवश्य, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगी। और बच्चों क्या करते हैं कि आप जो है लाइक बहुत कम करते हो, और आप जो है जहाँ पर आपको लग रहा है मैम हमें इस तरीके से पढ़ा दिया, हमें ये पसंद है, ये हमें समझ में, वो उस तरीके को मैं लेकर चलूँगी। क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे हैं वो जो उनकी कामयाबी उनको याद करवाना बेहतर है, ना कि मैं अपने तरीके से मैं आपको साथ लेकर चलना चाहती हूँ। आप सभी को मेरे लिए एक एक बच्चा बड़ा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों मैं चाहती हूँ कि आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।